हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है यूनिट नंबर 2 का, दैट इज़ इन एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो चलो देखते हैं कि हमारे क्या क्या मेन मेन टॉपिक्स हैं इस यूनिट के। सो या लेट्स मूव ऑन टू द एजेंडा। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारा जो इस यूनिट 2 में है, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। अगर आप क्वांटम में भी इसको देखोगे तो देयर आर एट मोस्ट 4 to 5 टॉपिक्स, एंड उसमें से भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। तो उनके लिए मैंने कुछ कंटेंट है जो कि बहुत ही इजी वे में मैंने लिखा है। तो मैं एकदम सारा कुछ आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, एंड आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे आपका यूनिट 2 पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट नंबर 2। तो देखो हमारा एजेंडा क्या है यहाँ पे। सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन टू सिमेंटिक्स, दूसरा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, थर्ड इज मशीन ट्रांसलेशन, एंड फोर्थ इज डीबीएमएस इंटरफेस, जिसको हम लोग डेटाबेस इंटरफेस भी बोलते हैं। तो देखो ये चारों ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स हैं। मतलब इनको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोर आइडिया, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड ठीक है, मज़ा आना ज़रूरी है, तभी तो हमें चीज़ें याद रहेंगी टिल एग्ज़ाम। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट सिमेंटिक्स। अब ये देखो सिमेंटिक वर्ड हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि सिमेंटिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको बताया था। या लेट मी डू इट, ड्रॉ। ओके, सो दिस इज सिमेंटिक। ठीक है, सिमेंटिक वर्ड हमारे लिए कोई भी नया नहीं है, क्योंकि हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब सिमेंटिक क्या होता है? जब भी देखो, अगर आपको याद हो एनएलपी के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले लेक्सिकल, दूसरा सिंटैटिकल, थर्ड इज सिमेंटिकल। अब जो सिमेंटिक होता है उसका मतलब होता है कि हम एक टेक्स्ट का पूरा पर्टिकुलर मीनिंग जानना चाहते हैं कि क्या वो मीनिंग एग्जिस्ट भी करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था हॉट आइसक्रीम। अब आइसक्रीम के साथ हॉट का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो अब उस मीनिंग को पता लगाना ही सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर आता है। या सो जैसे कि सिमेंटिक मैंने बताया आपको, तो अब इसके बारे में डीप में हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में। सेकंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं कि कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, क्या क्या गुड अप्रोचेज हो सकती हैं, एंड कुछ कुछ इसमें और भी, जैसे हाउ यू कैन प्रेजेंट सिंपल, रिलेशनल, इनहेरिटिकल। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। एंड मैं ये भी बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। जैसे बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास प्रिपरेशन का, तो हम लोग क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी चीज़ों को याद रखना चाहते हैं। तो आप कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आप बना लो, जिससे ना आपको माइंड में एकदम रिटेन रहे। क्योंकि जैसे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, तो आप ये सोच लो कि अच्छा, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो मुझे कितना एरिया कवर करना है टॉपिक्स का। ठीक है, मुझे अगर टेक्निक्स पूछी गई हैं, तो टेक्निक्स में मैं कुछ ऐसा पॉइंट्स में रिवाइज रखूँ, या फिर कुछ ऐसे डायग्राम्स में माइंड में रखूँ जो कि मैं बनाऊंगा, तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये टेक्निक्स कुछ हम यूज़ करके हम ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। बिकॉज कंटेंट बहुत ज़्यादा है और हम लोग वन नाइट पहले ही स्टार्ट करते हैं। तो आई ऑल्सो नो, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन नेगेटिव स्टूडेंट। तो मुझे ये सब चीज़ें पता है, बिकॉज मैं भी ऐसे ही तैयारी करती हूँ। तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसा कंटेंट तैयार करने की कोशिश की है जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी वे में चीज़ें रिटेन रह पाएँ। ठीक है, एंड थर्ड इज मशीन ट्रांसलेशन। तो मशीन ट्रांसलेशन के अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ इसके डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज होते हैं, वो सब हम पढ़ाएंगे। एंड डीबीएमएस इंटरफेस होता है, डीबीएमएस इंटरफेस हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो सिमेंटिक एनालिसिस फर्स्ट टॉपिक। सिमेंटिक का कोर आइडिया आपको पता है कि मेन मीनिंग हमारा सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक डेफिनेशन पढ़ोगे। इट इज़ अ सब फील्ड ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग that attempts to understand the meaning of natural language. Understanding natural language might seem a straightforward process to us as a human. Okay, तो ये हमारा एक छोटा सा डेफिनेशन है। इसके बाद यहाँ क्या दिया है कि सिमेंटिक एनालिसिस जो होता है नेचुरल लैंग्वेज का, वो कैप्चर करता है एक मीनिंग ऑफ द गिवन टेक्स्ट वाइल टेकिंग इनटू अकाउंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट होता है उसका इंटेंशन, इंटेंशन को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए वो हमारा मीनिंग बताता है। तो दैट इज द कोर आइडिया ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस। अब इसके टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सिमेंटिक एनालिसिस के टू पार्ट्स होते हैं।
फर्स्ट इज लेक्सिकल, सेकंड इज कंपोजिशनल। ठीक है, फर्स्ट इज लेक्सिकल, सेकंड इज कंपोजिशनल। ठीक है, बहुत इजी है। लिसन, लेक्सिकल सिमेंटिक एनालिसिस का मतलब होता है कि हमें सिर्फ मीनिंग समझना होता है हर वर्ड का। जैसे अगर मैंने दिया बार्क, ठीक है, मैंने दिया आपको कुक, ठीक है, तो इस वर्ड के क्या मीनिंग है वो आपको समझना होगा। बट जब कंपोजिशनल की बात आती है तो आपको ये भी समझना होता है कि वो वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड किस स्टेटमेंट में यूज हुआ है और वहां पर वो क्या मीनिंग देता है। जैसे सपोज यहाँ पर बैंक, ठीक है, अब बैंक क्या होता है, एक फाइनेंशियल एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप कुछ मनी को डिपॉजिट करते हो, और बैंक का मतलब होता है एक नदी का किनारा। ठीक है, दिस इज द किनारा ऑफ अ नदी। ठीक है, तो दोनों ही मतलब होते हैं, बट अब किस स्टेटमेंट में कैसे यूज हुआ है दैट यू विल बी गोइंग टू आइडेंटिफाई। ठीक है, तो अब ये चीजें जब हम पता लगाते हैं तो दैट इज कंपोजिशनल, और जब हम सिर्फ कोर मीनिंग पर बात करते हैं सो दैट इज लेक्सिकल। तो ये हमारे दो पार्ट्स होते हैं। अब हमारे जो मेन टास्क होता है जो सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर हम लोग परफॉर्म करते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, पहला लेक्सिकल हो गया, दूसरा सिंटैक्टिकल हो गया, ठीक है, सिंटैक्टिकल, ठीक है, थर्ड इज सिमेंटिकल, या फिर हम इसे सिमेंटिक्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो स्टेप्स होते हैं, तो इस स्टेप में हमारा मेन काम क्या होता है, वो होता है पहला वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। इसका मतलब होता है, देखो डिसएम्बिगुएशन हो गया कि कुछ ऐसी चीज जो कि एम्बिग्यूटी है, यानी कि एरर है। तो इसमें क्या होगा, समझो कि जो मैंने अभी एग्जांपल दिया बैंक का, तो अब इस बैंक के दो मीनिंग निकल रहे हैं। अब हमें क्या यूज करना चाहिए, सपोज हमारी मशीन ही तो है, मे बी उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, वो बैंक का लाइक मैंने आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दिया कि नदी के किनारे पैसे पड़े हैं, ठीक है, देयर आर सम मनी एट द बैंक ऑफ रिवर। अब यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर तो मनी भी आ रहा है और रिवर भी आ रहा है, ठीक है, दोनों ही ऐसे वर्ड्स हो गए जिसके आधार पे बैंक का कुछ मतलब निकाला जा सकता है। अगर मनी की बात करें तो फाइनेंशियल एजुकेशन हो गया, रिवर की बात करें तो नदी का किनारा हो गया। तो अब एक स्टेटमेंट में जब दोनों ही मीनिंग आ गए तो फिर तो कुछ एम्बिग्यूटी है, तो वो मशीन कैसे पता लगाएगी कि बैंक को किस तरीके से ट्रीट करना है। तो यहाँ पे उस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे कम करने के लिए हमारा ये एक टास्क होता है सिमेंटिक एनालिसिस में। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, द वर्ड रॉक का मतलब स्टोन भी होता है और एक जेनरे ऑफ म्यूजिक भी होता है। अब दूसरा हो गया रिलेशनशिप एक्सट्रैक्शन। तो रिलेशनशिप एक्सट्रैक्शन में क्या हो गया कि बहुत सारे वर्ड्स का हम रिलेशन पता करते हैं अदर वर्ड्स के साथ, जैसे वेरियस एंटिटीज प्रेजेंट इन द सेंटेंस एंड देन एक्सट्रैक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दोज एंटिटीज। जैसे सिमेंटिक एनालिसिस इज अ टॉपिक ऑफ एनएलपी इज एक्सप्लेन्ड ऑन जीएफजी ब्लॉग। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है जिसमें हम रिलेशनशिप पता कर रहे हैं सिमेंटिक एनालिसिस का एनएलपी के साथ, एनएलपी का गीक्स फॉर गीक्स ब्लॉग्स के साथ। तो दीज आर द टू टास्क इन्वॉल्व्ड इन सिमेंटिक एनालिसिस। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है। अब जो चीज हम लिख सकते हैं इस टॉपिक में दैट इज एलिमेंट्स। ओके ओके, आई थिंक दिस इज द रिपीटेड स्लाइड। ठीक है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताए हैं, सो ये तो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। ओके, लेट्स डिस्कस एलिमेंट्स। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स। पहला क्या होता है, हाइपोनोमी। हाइपोनोमी क्या होता है कि यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ अ जेनरिक टर्म, इसको आप ये समझ लो बहुत ही इजी टर्म है, क्लास और ऑब्जेक्ट मॉडल। जैसे क्लास ऑब्जेक्ट मॉडल काम करता है, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो क्लास ऑब्जेक्ट मॉडल आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो टेकिंग क्लास ऑब्जेक्ट एज एन एनालॉजी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कलर एक हाइपोनियम है, सॉरी एक हाइपरनिमी है, जबकि ग्रे, ब्लू, रेड और बाकी सारे जितने भी कलर्स के अंदर एग्जाम्पल आते हैं वो हाइपोनियम्स हैं, हाइपोनेमी एंड हाइपोनियम्स। अब देखो थोड़ा सा फर्स्ट वाला डिफिकल्ट था, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन बाकी सारे ये जो एलिमेंट्स हैं तो ये बहुत सिंपल है। देखो होमोनोमी क्या होता है, होमोनोमी के अंदर होता है कि होमो मतलब सेम वर्ड्स, तो दो ऐसे वर्ड्स जो कि सेम हैं बट उनके मीनिंग्स अलग अलग हैं। जैसे वही सेम एग्जांपल आप रॉक वाला भी ले सकते हो, बैंक वाला भी ले सकते हो,
बट यहाँ पे कुछ अलग एग्जाम्पल है, जैसे रोज। ठीक है, अब रोज क्या हो गया, रोज का मतलब होता है एक फ्लावर, और रोज एक पास्ट फॉर्म भी होती है राइस की। ठीक है, पास्ट फॉर्म ऑफ राइस या फिर एक फ्लावर। तो ये दोनों चीजें हो गई। तो इनको, ऐसे वर्ड्स को हम लोग होमोनोमियम्स बोलते हैं। ठीक है भाई, इतना हमें समझ आ गया। ओके, या अब थर्ड क्या है हमारा, सिनोनियम्स। सिनोनियम्स नहीं है, बट सिनोनियम जैसा आप समझ सकते हो, साइनोनोमी है। ओके, तो जब दो या दो से ज्यादा लेक्सिकल टर्म्स हमारे अलग अलग डिफरेंट स्पेल करते हैं बट मीनिंग सेम होता है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट सिनोनियम्स का भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जॉब या ऑक्यूपेशन, दोनों का स्पेलिंग अलग है बट दोनों का मीनिंग एकदम सेम है, तो दैट आर कॉल्ड सिनोनियम्स। अब एंटोनियम्स क्या होते हैं हमारे, एंटोनियम्स आपको पता होगा कि ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, तो वही सेम चीज यहाँ पर भी है, दे आर सिमेट्रिक टू अ सिमेंटिक एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, डे एंड नाइट। अब हमारा पॉलीसेमी क्या होता है, पॉली मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम हो, और हम लोग कह सकते हैं क्लोजली रिलेटेड हो, ठीक है, स्पेलिंग बट मल्टीपल क्लोजली रिलेटेड मीनिंग्स। जैसे कि हमारा, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं काफी सारे, बिकॉज द मीनिंग ऑफ द टर्म्स नीड टू बी क्लोजली रिलेटेड। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, जैसे आप जॉब, ऑक्यूपेशन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, एंड जस्ट आप थोड़ा और सोचिए तो आपको और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अब 6 नंबर पे हमारा क्या है, मेरोनॉमी। अब मेरोनॉमी क्या होता है कि एक रिलेशनशिप पता लगाता है वेयर इन वन लेक्सिकल टर्म इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सम लार्जर एंटिटी। जैसे व्हील जो होता है हमारा, जो पहिया होता है, जो हमारा व्हील है वो एक मेरोनियम है ऑटोमोबाइल का। क्योंकि ऑटोमोबाइल में क्या होता है, अगर आप कहीं कभी ऑटोमोबाइल की शॉप पर गए हो तो वहाँ पे आप देखते हो बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलती हैं ऑटोमोबाइल की, बाइक के पार्ट्स, साइकिल के पार्ट्स। ठीक है, तो व्हील जो है वो इसका एक मेरोनियम है, मतलब उन दोनों में काफ़ी अच्छा एक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अब हमने क्या समझ लिया, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस जो कि आप बहुत इजीली लिख सकते हो। ठीक है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अब हम लोग क्या देखते हैं, सिमेंटिक एनालिसिस की टेक्निक्स। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट है इसका। ठीक है, सिमेंटिक एनालिसिस में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, मैं अभी रिवाइज करा देती हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं, सबसे पहला क्या है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या है, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन। तो अब देखो, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम लेबल करते हैं टेक्स्ट को अकॉर्डिंग टू द इनसाइट्स वी इंटेंट। बेसिकली हम लोग क्लासीफाई करते हैं, हमारा बहुत सारा टेक्स्ट है, अब उसको आपको क्लासीफाई करना है। तो 3 तरीके हो सकते हैं, या तो आप सेंटिमेंट के बेसिस पे एनालिसिस करो कि ये जो सेंटेंस है किसी यूजर ने पॉजिटिव वे से बोला है या नेगेटिव वे से बोला है, या तो सेकंड चीज आप क्या हो सकती है, आप इंटेंट क्लासिफिकेशन करो कि अच्छा किस इंटेंशन से बोला है, कि उसको जल्दी है, उसको काम जल्दी से कराना है, या फिर उसको अभी जल्दी नहीं है, या फिर उसकी एक क्वेरी उसने दी है, या तो उसने रिक्वेस्ट करी है या कंप्लेन करी है, किस इंटेंशन से बोला है, दैट यू आइडेंटिफाई। अदरवाइज टॉपिक क्लासिफिकेशन। अब टॉपिक में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर टेक्स्ट फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, ये तो एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, सोशोलॉजी, बायोलॉजी। ठीक है, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर। सेकंड होता है हमारा टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन के अंदर। अब एक्सट्रैक्ट करना मतलब क्या होता है कि कोई भी एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है, उसमें से आपको कुछ एक्सट्रैक्ट करना है। इसमें आप ये भी कह सकते हो कि बहुत सारा टेक्स्ट को शॉर्ट करना है। तो इसमें क्या होता है, कीवर्ड एक्सट्रैक्शन और एंटिटी एक्सट्रैक्शन। बेसिकली हमारा मेन मोटिव होता है कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना या फिर कुछ पर्टिकुलर एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, दीज आर आर 2 प्राइमरी कंसर्न्स। ठीक है, तो हमने समझ लिया सिमेंटिक एनालिसिस की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। ओके, सो या लेट्स फोकस ऑन द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। सी, थोड़ा एक अलग सा पेन ले लेते हैं। या सो अब देखो, हमारा जो एक टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, सिमेंटिक एनालिसिस क्या होता है, व्हाट आर द पार्ट्स,
दो पार्ट्स होते हैं, लेक्सिकल एंड कंपोजिशनल। क्या क्या टास्क होते हैं? पहला वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, सेकंड इज रिलेशनशिप एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? हाइपोनोमी, होमोनोमी, साइनोनोमी, एंटोनोमी, पॉलीसेमी एंड मेरोनोमी। ठीक है, ये 6 पूरे हमारे अच्छे से हेडिंग्स बन के आप लिख सकते हो। ठीक है, सिमेंटिक एनालिसिस की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं? दो टेक्निक्स होती हैं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, आई होप सिमेंटिक एनालिसिस क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, ये भी एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हेडिंग्स हैं, बट अगर आप एक बार इसको लिखोगे एंड आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करोगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या एग्जाम में लिखनी है, तो आप कम ही चीज़ों में कम ही चीज़ें याद रखते हुए काफ़ी अच्छा अपना आंसर फॉर्मुलेट कर पाओगे। सो लेट्स फोकस ऑन द डेफिनेशन। अब देखो, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मतलब नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो अब जैसे मान लो आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? आप अपने वर्ड्स के माध्यम से, अपने सेंटेंसेस को अच्छे से फॉर्मुलेट करके आप बोलते हो, किसी से अपनी बातें समझाते हो। तो अब मशीन्स तो ऐसा नहीं कर सकती। तो मशीन क्या काम करती हैं कि उनको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जो मेन चीज़ें आती हैं, ग्राफ, नोट्स एंड कुछ एरोज, या फिर उसको हम आर्क बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी मशीन के लिए। तो किस तरीके से प्रेजेंट होता है? इज द स्टडी ऑफ वेज ऑफ पिक्चराइजेशन ऑफ नॉलेज एंड हाउ इफेक्टिवली इज रिजेंबल्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इन ह्यूमन ब्रेन। तो किस तरीके से हम नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं, वो हमारा एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर आता है। अब इसके अंदर 2 एंटिटीज होती हैं। पहला होता है फैक्ट्स, दूसरा होता है रिप्रेजेंटेशन। बस लिख लेना, फैक्ट्स मतलब ट्रू चीज़ें हो गई, और रिप्रेजेंटेशन मतलब ठीक है, ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकता है, बस प्रेजेंट करने से मतलब है। अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के टेक्निक्स पढ़ लेते हैं। पहला है लॉजिकल, दूसरा है सिमेंटिक नेटवर्क्स, तीसरा है प्रोडक्शन रूल्स, चौथा है फ्रेम रिप्रेजेंटेशन, जो कि काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं। हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो, लॉजिकल, सिमेंटिक, फ्रेम, प्रोडक्शन रूल्स। अब एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या है? लॉजिकल। अब देखो, आप क्या समझते हो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन से? कि हमारा जो, जैसे यहाँ पे 2 वर्ड्स याद रखो। सबसे पहला सिंटेक्स, दूसरा सिमेंटिक्स। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ जैसे आपको बहुत ही कम कीवर्ड्स याद रखने पड़े और आपको पूरा क्वेश्चन आपको याद आ जाए, पूरा आंसर आपको रिवाइज हो जाए। तो लॉजिकल में 2 वर्ड्स, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक। तो इसका मतलब होता है ड्रॉ करना एक कंक्लूजन बेस्ड ऑन वेरियस कंडीशंस। इट कंसिस्ट ऑफ सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स which support the sound interface. Each sentence can be translated into syntax and semantics. ठीक है, सेकंड क्या हो गया? सिमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। सिमेंटिक में आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, इज ए एंड काइंड ऑफ। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग अल्टरनेटिव टू प्रेडिकेट लॉजिक इन सिमेंटिक नेटवर्क वी कैन रिप्रेजेंट आवर नॉलेज थ्रू ग्राफिकल नेटवर्क्स। ठीक है, ये लाइन एक अच्छी है, आप इसको याद रख सकते हैं। हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी नॉलेज को थ्रू ग्राफिकल नेटवर्क्स, और जिसके अंदर जो हमारा पूरा नेटवर्क होता है उसमें नोड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्जेक्ट, एंड आर्क क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इज ए और काइंड ऑफ। ठीक है, 2 हो गया, जैसे राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे इज ए हो गया, राम इज काइंड ऑफ गुड बॉय। ठीक है, राम इज काइंड ऑफ गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे काइंड ऑफ आ गया। ठीक है, तो ये 2 आप एग्जाम्पल लिख सकते हो इन द सिमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। अब हम थर्ड की बात करें तो फ्रेम रिप्रेजेंटेशन होता है। फ्रेम में क्या होता है, इसमें आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हो, जैसे टेबल हो गया या फिर डीबीएमएस स्कीमा हो गया। ठीक है, जैसे डीबीएमएस का रिलेशनल स्कीमा होता है,
हम कुछ इस तरीके से टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर सच एज अ DBMS consists of collection of slots and slot values. Slots may be of any type and it has names, values which are called facets. ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब प्रोडक्शन रूल क्या होता है? देखो, प्रोडक्शन रूल आपने पढ़ा होगा ग्रामर में भी। जैसे जो हमारी ग्रामर होती है उसके अंदर सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, जैसे S टू NP VP। ये एक प्रोडक्शन रूल है कि जहां पर भी सेंटेंस आएगा उसको आप ब्रेक कर सकते हो NP VP में। तो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंडीशंस एंड एक्शंस विच मीन्स इफ कंडीशन देन एक्शन। ठीक है, इतनी लाइन याद रखोगे, खत्म हो जाएगा। क्या याद करना है? इफ कंडीशन देन एक्शन। ठीक है, इफ कंडीशन देन एक्शन। ओके, सो दीज आर द टेक्निक्स। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है? रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी, इन्फ्रेंशियल एडिक्वेसी, इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी, एक्यूजेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, ये हमारे 4 प्रॉपर्टीज होते हैं। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, पहला क्या होता है? रिप्रेजेंटेशनल। इसका मतलब होता है कि हम कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपनी चीज़ों को, अपने नॉलेज को। तो रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी एक प्रॉपर्टी होती है गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की, कि अगर ये होता है तो आप समझते हो कि अच्छे से नॉलेज रिप्रेजेंट हुई है। अगर इन्फ्रेंशियल एडिक्वेसी होती है, इट मीन्स कि जो न्यू चीज़ें हैं, न्यू ऑब्जेक्ट्स या फिर न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी, कि अगर न्यू नॉलेज इन्फर्ड हुई है फ्रॉम ओल्ड तो कितने आराम से वो एडिक्वेट कर पा रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशनल स्ट्रक्चर्स इन सच अ वे एज टू ड्राइव न्यू स्ट्रक्चर्स करस्पॉन्डिंग टू न्यू नॉलेज। अब क्या बात आती है? एफिशिएंसी की। तो इसका मतलब है कि न्यू नॉलेज बन तो गई, पुरानी नॉलेज को देखते हुए न्यू नॉलेज ड्राइव हुई, बट हाउ एफिशिएंट इट इज। ठीक है, कितनी एफिशिएंट है, कितनी एफिशिएंट है हमारी न्यू नॉलेज, एफिशिएंट न्यू नॉलेज। ओके, फोर्थ क्या है? एक्यूजेशनल एफिशिएंसी। तो एक्यूजेशनल क्या होता है कि कितनी आराम से, कितनी अच्छे से वो नई चीजों को अडॉप्ट कर पा रही है। द एबिलिटी टू एक्वायर न्यू नॉलेज या न्यू इंफॉर्मेशन इजीली। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्यूजेशनल एफिशिएंसी। तो अगर ये चारों चीजें होती हैं तो हम कहते हैं कि एक अच्छा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज। चलो भाई, हमने एक और टॉपिक कवर कर लिया। अब क्या है? डिफरेंट अप्रोचेस। डिफरेंट अप्रोचेस में सिंपल, रिलेशनल, इनहेरिटेबल, इन्फ्रेंशियल एंड प्रोसीजरल रूल। तो ये चारों चीजें होती हैं डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अब सिंपल रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, आप सब लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो MySQL का नाम आपने सुना होगा। MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस है और उसके अंदर जैसे सारी चीजें शो होती हैं, रिलेशनल DB है तो जिस तरीके से उसमें प्रेजेंट होती हैं चीजें, जैसे एज, नेम, जेंडर, ऑक्यूपेशन। तो सपोज एज इज 20, नेम इज XYZ, जेंडर इज फीमेल, ऑक्यूपेशन इज स्टूडेंट और जॉब। ठीक है, तो ये जो हमारी टेबल बन रही है यही हमारा सिंपल रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल है। तो आप आराम से यहाँ पर टेबल बना के आ सकते हो। आप ये लिख सकते हो कि सच एज MySQL, जैसे रिलेशन वहां पर होता है वैसे ही हम यहाँ पर नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं। अब अगर इनहेरिटेबल की बात करूं तो देखो, इनहेरिटेबल क्या होता है? जैसे सपोज यहाँ पर कोई एक पर्सन है, क्रिकेटर। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्रिकेटर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? रमेश और राजू। ठीक है, तो यहाँ क्या? रमेश इज अ क्रिकेटर, राजू इज अ क्रिकेटर। फिर उसके ऊपर आपने लिख दिया
मैं थोड़ा सा यहाँ रफ कर रही हूँ, ठीक है। अगर नहीं बनाया है तो आप लोग इस टेबल को बना लो। ठीक है, या सो ठीक है, इस टेबल को मैं रफ कर देती हूँ पूरा। ओके, सो या लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है क्रिकेटर ठीक है, तो अगर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनना है कि रमेश इज अ क्रिकेटर एंड 19 ईयर्स ओल्ड, राजू इज अ क्रिकेटर एंड 19 ईयर्स ओल्ड, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस टाइप से एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। अब इन्फ्रेंशियल में क्या आता है कि कुछ लॉजिक्स के वे में शो करते हैं, ठीक है, लॉजिक्स शो करते हैं यहाँ पे। एंड प्रोसीजरल में क्या होता है कि हम लोग कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं, सेट ऑफ ग्रामर रूल्स होते हैं, ठीक है, उसके वे में हम लोग शो करते हैं, जैसे एस एन पी बी पी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोसीजरल। तो ये हमारे डिफरेंट अप्रोचेज होते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के। अब क्या आता है मशीन ट्रांसलेशन। तो देखो, हमने देखते ही देखते दो टॉपिक खत्म कर दिए अपने। पहला क्या था सिमेंटिक एनालिसिस, और दूसरा क्या था हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी अच्छा खासा कंटेंट है, ठीक है, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। हाँ, तो सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, टू एंटिटीज होती हैं, फैक्ट्स एंड रिप्रेजेंटेशन। फिर आप लिख सकते हो टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, लॉजिकल, सिमेंटिक नेटवर्क, फ्रेम और प्रोडक्शन रूल्स। इस डायग्राम को आप बना देना, ठीक है, एंड इसके बारे में लिख देना। फिर प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो, जैसे रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेसी, इन्फ्रेंशियल इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी, एक्यूजेशन एफिशिएंसी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर ये एग्जिस्ट करती हैं तो आपका एक गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर आपका क्या हो गया डिफरेंट अप्रोचेस, तो सिंपल रिलेशनल, इनहेरिटेबल, इन्फ्रेंशियल और प्रोडक्शन नॉलेज, ठीक है। तो यू हैव इनफ कंटेंट। अब हम लोग बात करते हैं मशीन ट्रांसलेशन की। तो देखो मशीन ट्रांसलेशन क्या होता है, किसी भी मशीन का एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कुछ कन्वर्ट करना, कुछ चीज़ें ट्रांसलेट करना। अब क्या ट्रांसलेट करेगी मशीन, कुछ टेक्स्ट ट्रांसलेट करेगी। सपोज करो मैंने बोला कि लेट्स डिस्कस अबाउट मशीन ट्रांसलेशन इन हिंदी, या फिर कन्वर्ट इन हिंदी, तो गूगल क्या काम करेगा, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके मुझे दे देगा। तो वो एक मशीन है, एक पीछे एक मशीन काम कर रही है जो कि आपके सेंटेंस को डिजायर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि आपका जो टेक्स्ट है जो आपने दिया वो भी कुछ सेट ऑफ सिंबल्स होता है, और जो आपको रिटर्न मिलता है वो भी कुछ सेट ऑफ सिंबल्स होता है बट अनदर लैंग्वेज में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इन अ मशीन ट्रांसलेशन इनपुट इज ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स एंड आउटपुट ऑल्सो कन्वर्ट्स इन सीक्वेंस इन अनदर लैंग्वेज, ठीक है। मतलब इनपुट भी किसी सेट ऑफ सिंबल्स में होता है एंड आउटपुट इज सेट ऑफ सिंबल्स इन अनदर लैंग्वेज। अब ठीक है, तो हम मशीन्स की बात करते हैं तो दो तरीके की होती हैं, पहला बाइलिंगुअल, दूसरा मल्टीलिंगुअल। अब बाइलिंगुअल में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, बट वो मशीन सिर्फ उसी दो पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के लिए काम करती है। जैसे अगर मैंने एक मशीन बनाई इंग्लिश टू हिंदी, तो अगर आप इंग्लिश दोगे तो ये हिंदी में ही कन्वर्ट कर पाएगा। मल्टीलिंगुअल होता है सेट ऑफ पेयर्स, ठीक है, सेट ऑफ पेयर्स ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, सेट ऑफ पेयर्स ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये क्या काम करता है कि अगर आपने इंग्लिश दिया तो हिंदी में कन्वर्ट कर सकता है, हिंदी दिया तो बंगाली में कन्वर्ट कर सकता है, तो पेयर्स पर काम करता है, ओके, मल्टीलिंगुअल। अब क्या होता है अप्रोचेज ऑफ मशीन ट्रांसलेशन। तो देखो अप्रोचेज में क्या होता है, डायरेक्ट एम्प्टी अप्रोच, इंटरलिंगुआ, ट्रांसफर और एम्पेरिकल। अब देखो एक एक करके समझते हैं। डायरेक्ट क्या हो गया, एक लैंग्वेज आपने दी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट एकदम, कुछ बीच में नहीं हुआ इसमें। इंटरलिंगुआ क्या हुआ कि इंटरली लाइक बीच में एक स्टेप होता है
ये इसका एग्जाम्पल है सेकंड वाले का। इंटरलिंगुआ मतलब सोर्स से टारगेट में जाने के लिए सबसे पहले आपने एनालिसिस किया, ठीक है, फिर आपने क्या किया, इंटरलिंगुआ एक स्टेप हुआ बीच में, फिर उसके बाद आप जनरेट कर रहे हो, फिर ये आपका टारगेट आ रहा है। तो ये जो एक स्टेप बढ़ गया बीच वाला, तो इसीलिए इसको इंटरलिंगुआ अप्रोच कहते हैं। अब ट्रांसफर अप्रोच में क्या होता है? ट्रांसफर अप्रोच में होता है बहुत ही इजी, बस एक लाइन याद रखो, एसएल ओरिएंटेड, ठीक है। ट्रांसफर अप्रोच में क्या होता है, एक बीच का स्टेप होता है एसएल ओरिएंटेड, यहां से सोर्स मिलता है, यहां से टारगेट बन जाता है, ठीक है। इसमें जो बीच का स्टेप होता है वो एसएल ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, सोर्स से वहां पे गया, फिर वहां से टारगेट पर आ गया। अब एम्पेरिकल में क्या होता है? एम्पेरिकल में बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है। तो वो एक न्यू अप्रोच है, बट मोस्टली जो हमने देखा है एग्जाम में, वो तीन ही अप्रोच लिखने के लिए आता है, मतलब वो मेंशन करता है कि राइट डाउन 3 अप्रोचेज ऑफ मशीन ट्रांसलेशन। तो आप कोई भी 3 अच्छे से इनको कवर कर सकते हो एंड यू कैन राइट इन योर एग्जाम, ठीक है। सो दीज आर द अप्रोचेस। तो अब हम लोग बात करते हैं डीबीएमएस इंटरफेस, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंटरफेस। अब देखो, डीबीएमएस का नाम सबने सुना होगा, आई एम श्योर, क्योंकि अभी आप फाइनल ईयर में हो, तो सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट होता है। अब डीबीएमएस का इंटरफेस, अब इंटरफेस से क्या समझ आता है? इतने सारे वेब इंटरफेस आप लोग बनाते हो, मोबाइल इंटरफेस, तो इंटरफेस से हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ जिससे इंटरेक्ट करना आसान हो जाए। मतलब अगर क्लाइंट साइड का होगा कुछ, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, जैसे हमें कमांड लिखने पड़ेंगे, CLI वगैरह होता है, तो हमें उतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं लगता है। बट यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एक ऐसा इंटरफेस बनाना है जिससे जो DBMS की क्वेरीज हो, जो DBMS की क्वेरीज हैं, वो बिना लिखे ही काम हो जाए। कि ठीक है, मैंने ड्रॉप डाउन है कुछ ऐसा, मैंने सेलेक्ट किया, तो मेरे पास 10-15 ऑप्शंस आए, मैंने और जैसे सेलेक्ट आ गया, अपडेट आ गया, ठीक है, अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट किया एक क्वेरी को और मेरी क्वेरी रन हो गई। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हम लोग बना रहे हैं। तो दैट इज़ अ यूज़र इंटरफेस that allows for the ability to input queries to a database without using the query language itself, ठीक है। अब वेरियस DBMS इंटरफेस क्या क्या होते हैं? पहला होता है मेन्यू बेस्ड, दूसरा होता है फॉर्म बेस्ड, तीसरा होता है ग्राफिकल, फिर नेचुरल लैंग्वेज, फिर स्पीच इनपुट, एंड फिर इंटरफेस फॉर द DBA। यहाँ पे DBA का फुल फॉर्म है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं, एंड बहुत ही ईजी तरीका याद रखने का। देखो, ये जो तीनों चीज़ें हैं, मेन्यू बेस्ड में क्या होता है, हमारे पास कुछ ड्रॉप डाउन्स खुल के आते हैं, और वो जो ड्रॉप डाउन है उसमें से आपको कुछ सेलेक्ट करना होगा एंड आपकी क्वेरी रन हो जाएगी। फॉर्म बेस्ड में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, उसमें आपको कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे सेलेक्ट, अपडेट, ये फॉर्म्स के टाइप हैं, इनपुट हैं, तो यहाँ पे से है, तो यहाँ पे आप कुछ भर दो। तो फॉर्म बेस्ड होते हैं इंटरफेस। ग्राफिकल क्या होता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ग्राफिकल, मेन्यू बेस्ड एंड फॉर्म बेस्ड का। अब नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है? जैसे यहाँ पे समझ लो ChatGPT, ठीक है। तो ये क्या काम करती है? नेचुरल लैंग्वेज का एक इंटरफेस होता है जिसपे आप कुछ क्वेश्चंस देते हो और वो आपको बदले में कुछ आंसर देता है, और अगर हमारी क्वेरी सक्सेसफुल नहीं होती है तो वो हमें कुछ एक डायलॉग देगा कि अरे भाई आपने कुछ गलत एंटर करा है, तो प्लीज चेक वंस एंड देन सेंड इट अगेन। तो ये होता है नेचुरल लैंग्वेज का इंटरफेस। अब स्पीच, मतलब अब आप स्पीच के थ्रू भी इनपुट दे सकते हो, यहाँ पे स्पीच का इनपुट एंड आउटपुट, जैसे एग्जांपल एलेक्सा, ठीक है। अब इंटरफेस फॉर DBA मतलब होता है कि जैसे मान लो आपके जो भी राइट्स हैं, कि आपके पूरे पोर्टल पे आप ही कुछ चेंज कर सकते हो या फिर आप कुछ क्वेरीज को अपलोड कर सकते हो, तो वो राइट्स आप किसी और को भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। यू कैन प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स टू अदर, ठीक है। आप कह सकते हो कि अरे भाई आज मेरे पास टाइम नहीं है, इन क्वेरीज को आप प्रोसेस कर दो, तो आप अपना जो ऑथराइजेशन है वो किसी और को यू कैन जस्ट प्रोवाइड।
तो इस चीज़ के लिए हमारा एक इंटरफेस होता है। सो ये सब कुछ है। एक बार और हम लोग डिटेल में अगर समझना चाहें, सो आई हैव रिटन हियर, तो दीज इंटरफेस प्रेजेंट द यूजर विद कॉल्ड मेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखी हुई है, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, पुल डाउन मेन्यूज होते हैं। ठीक है, वेरी पॉपुलर है ये वेब बेस्ड में। फॉर्म बेस्ड में क्या हो गया, एक फॉर्म डिस्प्ले होता है यूजर को, यूजर कैन फिल आउट ऑफ फॉर्म एंट्रीज को यूजर फिल करता है, न्यू डेटा को इंसर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म बेस्ड हो गया। GUI क्या होता है, ठीक है, GUI यूटिलाइजेज बोथ मेन्यूज एंड फॉर्म्स। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज क्या हो गया, नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस हैज इट्स ओन स्कीमा एज वेल एज डिक्शनरी। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हो कि इसके पास इसकी खुद की स्कीमा होती है और एक डिक्शनरी होती है। अगर इंटरप्रिटेशन सक्सेसफुल होता है तो हाई लेवल क्वेरी जनरेट हो जाती है, अदरवाइज एक डायलॉग आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अ डायलॉग इज स्टार्टेड विद द यूजर टू क्लैरिफाई द रिक्वेस्ट, कि अच्छा भाई आपने कुछ पूछा है तो क्या ये चीज़ सही है। ओके, अब जो फिफ्थ वाला है वो क्या है, स्पीच इनपुट एंड आउटपुट। स्पीच इनपुट इज डिटेक्टेड यूजिंग अ लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड वर्ड्स एंड यूज्ड टू सेट अप पैरामीटर्स। ठीक है, फॉर आउटपुट अ सिमिलर कन्वर्जन फ्रॉम टेक्स्ट और नंबर्स इनटू स्पीच। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी होती है स्पीच इनपुट एंड आउटपुट में। अब हमारे पास 6 जो आता है वो आता है इंटरफेस फॉर द DBA। तो मोस्ट डेटाबेस सिस्टम कंटेन्स प्रिविलेज्ड कमांड्स दैट कैन बी यूज्ड ओनली बाय DBA स्टाफ। ठीक है, अब देखो मान लो कुछ ऐसा डेटाबेस है किसी कंपनी का, और उसका जो डिलीट कमांड है, अब ऐसा तो नहीं है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबके पास एक्सेस हो कि वो डिलीट कर सकते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय ने गलती से डिलीट कर दिया तो कंपनी मतलब बंद हो जाएगी, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो मेन चीज़ होती है वो उसका डेटा होता है। बिकॉज विदाउट डेटा तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई भी कंपनी खड़ा कर दे। जोमेटो है, ऐप बनाने में कितना टाइम लगेगा, बट वो डेटा कलेक्ट करने में सबसे मेन जो हेडक है, सबसे मेन जो गेम है, दैट इज डेटा। तो डेटाबेस को डिलीट करने का राइट हम किसी को नहीं दे सकते, तो इसलिए यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि प्रिविलेज्ड कमांड होता है कि दैट कैन बी यूज्ड ओनली बाय DBA। These includes commands for creating account, setting system parameters, granting account authorization, कि किसके पास क्या राइट है और क्या चीज़ नहीं है। देखो वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या अंतर होता है। आई गेस सबको पता ही होगा, बट ठीक है, यहाँ पे ऑथराइजेशन वर्ड आया तो आई नीड टू टेल इट। देखो, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी, जैसे मान लो आपने ID पासवर्ड डाला तो आप लॉगिन हो गए, इसका मतलब आप ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो। ठीक है, आप ऑथेंटिकेटेड हो, आपके पास ID पासवर्ड है, आप लॉगिन हो चुके हो। अब आप लॉगिन के बाद भी क्या चीज़ कर सकते हो, जैसे आप लॉगिन हुए अपने किसी भी अकाउंट में, जोमेटो के अकाउंट में आप लॉगिन हो गए, तो आप लॉगिन हो, बट आपका रेस्टोरेंट नहीं है, तो आप ऐसा थोड़ी है कि किसी भी रेस्टोरेंट में जाके कोई भी डिश ऐड कर दोगे कि हाँ भाई ये डिश है। आप बेशक ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो, बट आप उस रिक्वेस्ट के लिए ऑथराइज्ड यूज़र नहीं हो। ठीक है, किसी भी रिक्वेस्ट के लिए आप ऑथराइज्ड भी होने चाहिए, मतलब आपके पास उस रिक्वेस्ट को करने का राइट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में ये मेजर डिफरेंस होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब चलो भाई, ख़त्म हो गया सच में। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट यूनिट। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे से अगर इसको प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके 20 नंबर्स का मतलब मेजरली जो एक एवरेज होता है हर यूनिट से, वो 20 मार्क्स का बोला जाता है, तो आप आराम से गेन कर सकते हो। देयर आर ओनली 4 टॉपिक्स, सिमेंटिक एनालिसिस, एंड उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, फिर हमने पढ़ा मशीन ट्रांसलेशन, और फिर लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा DBMS इंटरफेसेस। ठीक है, तो अच्छे से मैंने चारों चीज़ें कवर करा दी हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इट डाउन। और अब इसके बाद आपको किस यूनिट का वीडियो चाहिए, ठीक है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड इफ़ यू आर, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका एंड द वे आई एम जस्ट टीचिंग यू अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यू कैन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, so yeah, thank you so much for watching till now. I hope your exam will be very best. Yeah, see you soon in the another video. Till then, keep learning and keep exploring.